आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय के पन्नों को पलटने वाले हैं जहां प्राचीन रहस्य और गणित का एक बेहद दिलचस्प संगम होता है। और आमतौर पे जब भी ज्योतिष का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में ग्रह नक्षत्र या सिर्फ भविष्यवाणियों की तस्वीरें ही उभरती हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हमारे पास एस.एन. पांडे जी द्वारा लिखित अष्टक वर्ग की उन्नत भविष्यवाणी तकनीकें किताब के अध्याय 7 के कुछ बेहद खास अंश हैं। और हमारा मिशन आज सिर्फ ग्रहों की चाल को समझना नहीं है। हम सर्वाष्टक वर्ग नाम की एक ऐसी प्राचीन प्रणाली को डिकोड करने वाले हैं जो जीवन के संघर्ष, सफलता और यहाँ तक कि देशों के भविष्य का भी विश्लेषण करती है। हाँ, मतलब अगर मैं इसे आज की आधुनिक भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल किसी रोल प्लेइंग वीडियो गेम की तरह है। आरपीजी गेम्स की तरह, सही कहा आपने। हाँ, गेम में जब कोई प्लेयर अपना कैरेक्टर बनाता है तो उसके पास कुछ स्किल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हेल्थ, ताकत या दिमागी क्षमता में बांटना होता है। तो सर्वाष्टक वर्ग भी एक ऐसा ही रहस्यमय स्कोर कार्ड है जहां जीवन के हर एक हिस्से के अपने अपने अंक होते हैं। ये वीडियो गेम वाला उदाहरण ना इस पूरी प्रणाली की बहुत ही सटीक तस्वीर पेश करता है ना? बिल्कुल। अक्सर हम किस्मत और मेहनत को बहुत ही अमूर्त नजरिए से देखते हैं, लेकिन ये प्रणाली इन हवाई बातों को ठोस अंकों में बदल देती है। मतलब एक तरह का डेटा मैट्रिक्स। जी, एक डेटा मैट्रिक्स जो ऊर्जा के वितरण को मापता है। और ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होने वाला है, बल्कि गणितीय तर्कों के साथ ये समझाता है कि वो क्यों होगा। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय गणित को थोड़ा और आसान बनाते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार इस पूरे खेल के केंद्र में एक जादुई संख्या है, 337 अंक। 337 कुल बिंदु जिन्हें शुभ अंक कहा गया है। हाँ, और हम जानते हैं कि कुंडली में कुल 12 भाव या घर होते हैं जो जीवन के अलग अलग हिस्सों को दर्शाते हैं। और ब्रह्मांड के पास इंसान को बांटने के लिए कुल यही 337 बिंदु उपलब्ध है। तो अगर हम साधारण सा गणित लगाएं और 337 को 12 से भाग दें तो औसत लगभग 28 आता है। 28 आता है, बिल्कुल। इसका मतलब अगर किसी भाव में 28 से अधिक बिंदु हैं तो वो मजबूत है और 28 से कम है तो वो कमजोर है। और इसके साथ ही स्रोतों में रेखाओं का भी जिक्र है जो कि नकारात्मक अंक हैं। रेखाएं। जी, एक भाव में अधिकतम 56 अंक हो सकते हैं। तो 56 में से इन शुभ बिंदुओं को घटाने पर जो बचता है वो रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये 28 का औसत हर घर के लिए एक यूनिवर्सल पासिंग मार्क है या हर भाव की जरूरतें अलग अलग हैं? यहीं पर इस गणित की असली गहराई सामने आती है। अगर 28 अंक हर जगह लागू होते तो जीवन बहुत ही सीधा और सपाट होता। मतलब कोई ट्विस्ट है इसमें? बिल्कुल, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। स्रोतों में प्रश्न मार्ग नाम के एक प्राचीन ग्रंथ का जिक्र है जो इस 28 के नियम में एक दिलचस्प मोड़ लेकर आता है। अच्छा, तत्वों को दर्शाता है। तो वहाँ कितने अंक चाहिए? वहां पास होने के लिए 28 नहीं बल्कि केवल 25 अंकों की जरूरत बताई गई है। ओह, सिर्फ 25? हाँ। और बाकी भावों के लिए? दूसरे भाव यानी धन के लिए 22 अंक और सातवें भाव यानी जीवन साथी और रिश्तों के लिए तो सिर्फ 19 अंक ही पर्याप्त माने गए हैं। सिर्फ 19 अंक? ये तो बहुत कम है। हाँ, लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब बात 10वें भाव की आती है जो हमारे कर्म और करियर का भाव है। वहां न्यूनतम कट ऑफ सीधे 36 अंक रखा गया है। 36 अंक? ये कट ऑफ का अंतर सच में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। रिश्तों के लिए सिर्फ 19 अंक और करियर के लिए सीधे 36 अंक। यही इसका मनोवैज्ञानिक पहलू है। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन ऋषियों को भी पता था कि समाज में अपनी जगह बनाने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और अगर किसी के 7वें भाव में बहुत ज्यादा अंक आ जाएं, तो शायद रिश्तों में इतनी ज्यादा अपेक्षाएं पैदा हो जाएंगी कि वो रिश्ता ही दम तोड़ दे। जी, कम अंक होने का मतलब है कि रिश्ते में शांति और सहजता बनी रहेगी। इंसान अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालेगा। लेकिन दुनिया का सामना करने के लिए 10वें भाव में एक मजबूत नींव चाहिए ही चाहिए। 10वां भाव केवल नौकरी नहीं है, ये दुनिया पर छोड़ने वाली आपकी छाप है। वहां 36 अंकों की आवश्यकता ये साबित करती है कि संसार में कर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। ये एक बहुत ही व्यवहारिक जीवन दर्शन है जिसे महज कुछ अंकों में समेट दिया गया है। जी बिल्कुल। ये तो हुई अलग अलग भावों की जरूरतों की बात, लेकिन स्रोतों में एक और बहुत ही मजेदार अवधारणा दी गई है, हाउस वर्सेस हाउस। भावों की आपसी लड़ाई। हाँ, भावों की आपसी लड़ाई,
जब हम जीवन की बात करते हैं तो अक्सर लोग मेहनत और उसके फल को लेकर परेशान रहते हैं। 10वां भाव हमारा कर्म है और 11वां भाव लाभ का है। और यहाँ एक तुलनात्मक अध्ययन बहुत काम आता है। तो व्यक्ति कम मेहनत में ज्यादा सफलता हासिल कर लेता है। लेकिन अगर 10वें भाव में 11वें से ज्यादा अंक हैं तो स्थिति काफी निराशाजनक हो सकती है। मतलब मेहनत 100% लेकिन फल शायद बहुत कम। और इस स्थिति को हम अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत देखते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दिन रात काम करते हैं लेकिन उनकी आमदनी उनकी मेहनत से मेल नहीं खाती, जिसे हम आज की भाषा में बर्नआउट भी कहते हैं। बिल्कुल, बर्नआउट। जब 10वें भाव में 11 में से अधिक बिंदु होते हैं तो व्यक्ति का जीवन कर्म प्रधान हो जाता है, फल प्रधान नहीं। लोग थक कर टूट जाते हैं क्योंकि वे अपनी सफलता को केवल 11वें भाव यानी आमदनी के तराजू पर तौलते हैं। तो इसका समाधान क्या है? अगर कोई इस ऊर्जा वितरण को समझ ले तो उसे ये एहसास होगा कि उसकी बनावट ही कर्म करने के लिए हुई है। उसे काम करने की प्रक्रिया में ही संतोष खोजना होगा, केवल उसके परिणाम में नहीं। यही कारण है कि ये ज्ञान आज के समय में भी इतना सटीक बैठता है। और जब यही तुलना हम 11वें भाव और 12वें भाव के बीच करते हैं तो एक और बात याद आती है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात। हाँ, एकदम वही। अगर 12वें भाव में 11वें से ज्यादा अंक हों तो इंसान कमाता कम है और खर्च ज्यादा करता है, कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। लेकिन इसका एक आधुनिक दृष्टिकोण भी है जो स्रोतों में दिया गया है और वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, मुझे भी वो हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। 12वें भाव को केवल नुकसान के रूप में नहीं देखा गया है। जी, 12वां भाव अलगाव का भी भाव है, जिसे आज के संदर्भ में विदेश या जन्म स्थान से दूर जाने के रूप में देखा जाता है। तो अगर 12वें भाव में अंक ज्यादा हों तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आमदनी का स्रोत विदेशी है। शायद वो व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो या उसका व्यवसाय दुनिया के अलग अलग देशों में फैला हो। खर्चे का भाव आपको ग्लोबल बना सकता है। ये सुनकर श्रोताओं को जरूर एक नया नजरिया मिलेगा। प्राचीन नियमों को अगर सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वे आज की ग्लोबल इकोनॉमी में भी पूरी तरह लागू होते हैं। इसके अलावा धन को लेकर एक और बहुत ही कड़ा नियम है जिसे हम आत्मरक्षा कह सकते हैं। 11वें भाव के अंक छठे भाव से हमेशा अधिक होने चाहिए। छठा भाव जो कि शत्रुओं, बीमारियों और ऋण का होता है। तो अगर छठे भाव में ज्यादा अंक हो गए तो इंसान जो भी कमाएगा वो सब उसके दुश्मन, प्रतिद्वंदी या उसके अपने रिश्तेदार ही हड़प लेंगे। अपनी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए 11वें का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये चेतावनी साफ बताती है कि धन कमाना एक अलग कला है और उसे बचाना बिल्कुल दूसरी। सही बात है। यदि शत्रु भाव अधिक बलवान है तो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल अपनी ही चीजों को बचाने के संघर्ष में बीत जाता है। ऊर्जा का यह असंतुलन इंसान को रचनात्मक कार्यों से हटाकर सिर्फ बचाव की मुद्रा में ला खड़ा करता है। ऊर्जा के इस संतुलन को समझने के लिए स्रोतों में व्यक्ति के स्वभाव का एक पूरा ब्लूप्रिंट भी दिया गया है। भावों को इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ में बांटा गया है। आंतरिक स्व और बाहरी स्व। जी। भाव 1, 4, 5, 7, 9 और 10 को इनर सेल्फ कहा गया है और बाकी भावों को आउटर सेल्फ की श्रेणी में रखा गया है। क्या ये अंक सच में बता सकते हैं कि इंसान अंदर से कैसा है? ये विभाजन किसी भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक ढांचे का आईना है। अगर इनर सेल्फ वाले भावों के अंकों का योग आउटर सेल्फ से अधिक है तो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और ज्ञान से आगे बढ़ता है। मतलब ऐसे लोग दानी और संतुष्ट होते हैं? बिल्कुल, उनका जीवन आंतरिक मूल्यों से प्रेरित होता है। इसके विपरीत अगर आउटर सेल्फ के भाव भारी हो जाएं तो व्यक्ति का झुकाव भौतिक सुखों की ओर बहुत ज्यादा हो जाता है। हर चीज को पैसे के तराजू पर तौलना। हाँ, उसमें लालच हो सकता है और अक्सर उसे अपने भौतिक लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। यह अंकों में छिपा हुआ एक नैतिक कंपास है। और इसी ब्लूप्रिंट को थोड़ा और व्यावहारिक बनाने के लिए 12 भावों को 4 खंडों में बांटा गया है। बंधु, सेवक, पोषक और घातक। बंधु यानी स्वतंत्र व्यवसाय और सेवक यानी नौकरी। तो अब अगर कोई अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है लेकिन उसके सबसे ज्यादा अंक सेवक समूह में है तो क्या वो धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर आपके अंक सेवक खंड में केंद्रित हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको किसी संस्था के भीतर काम करने में उत्कृष्ट बनाएगी। आप एक बहुत अच्छे कर्मचारी बन सकते हैं। जी, लेकिन अगर आप बंधु खंड के कमजोर होने के बावजूद अपना काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। और इन सब में सबसे चौंकाने वाला नियम घातक समूह को लेकर है। नियम स्पष्ट कहता है कि इस घातक समूह के कुल अंक कभी भी 73 से अधिक नहीं होने चाहिए।
घातक यानी शत्रु और ऋण वाले भाव। 73 अंकों की ये सीमा एक तरह की डेंजर लाइन है। अगर अंक 73 पार कर गए तो जीवन में पारिवारिक सुख की कमी हो जाती है और व्यक्ति कर्ज के जाल से बाहर नहीं निकल पाता। ये सच में गंभीर है कि कैसे कुछ अंकों का हेरफेर पूरा अनुभव बदल सकता है। पर इन अंकों में सिर्फ चेतावनी ही नहीं, सफलता कब मिलेगी ये भी छिपा है। दिशाओं और उम्र का भी एक खाका मौजूद है। राशियां दिशाएं तय करती हैं, जैसे मेष, सिंह और धनु राशि पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिस दिशा के समूह में सबसे अधिक अंक हों, सफलता वहीं मिलती है। और जीवन को भी 3 चरणों में बांटा गया है: बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। जीवन के चरणों का ये विश्लेषण अत्यंत मार्गदर्शक है। ये बताता है कि आपको अपना सबसे बड़ा प्रयास किस चरण में करना चाहिए। अगर शुरुआत में कम अंक है लेकिन तीसरे चरण में अधिक हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि शुरुआत में धैर्य रखना होगा। उसे समझना होगा कि उसका सर्वश्रेष्ठ समय अभी आना बाकी है। यह ज्ञान इंसान को हताशा से बचा सकता है। ये थियरी सुनने में तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। हम अब कुछ ऐतिहासिक केस स्टडीज की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, ये स्पष्ट करना जरूरी है। यहाँ जो भी उदाहरण दे रहे हैं हम बस किताब के डेटा और ज्योतिष के लेंस से उनका विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई राजनीतिक चश्मा या विचारधारा शामिल नहीं है। बिल्कुल, हम एक निष्पक्ष विश्लेषक की तरह डेटा को डिकोड कर रहे हैं। तो पहली केस स्टडी है स्वतंत्र भारत की कुंडली। 15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि। स्रोत के अनुसार भारत के लग्न भाव में 44 बिंदु हैं। 28 औसत होता है, 25 पासिंग मार्क है और यहाँ सीधे 44 अंक। ये असाधारण रूप से मजबूत है। स्वतंत्र भारत का ये 44 बिंदुओं वाला मजबूत लग्न इस देश की असीमित सहन शक्ति का आधार है। विभाजन का दर्द, युद्ध, आर्थिक चुनौतियां, इन सब के बावजूद लग्न इतना शक्तिशाली था कि देश ने हर बड़े झटके को आसानी से सोख लिया और खुद को टूटने से बचाए रखा। ये 44 का आंकड़ा देश की जीवटता का प्रमाण है। दूसरी केस स्टडी एन.टी. रामाराव की है, जो सिनेमा से लेकर राजनीति तक बड़ा नाम रहे। इनके छठे भाव में 41 अंक थे। छठा भाव दुश्मनों का होता है। इतने अधिक अंकों ने उन्हें एक योद्धा बना दिया। इसके साथ ही शनि की दृष्टि उनके 11वें भाव से उनके कमजोर 10वें भाव पर पड़ रही थी। 11वें में 35 अंक थे और 10वें में सिर्फ 21 अंक। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा आसान भाषा में समझाएं कि ये दृष्टि क्या होती है। अगर हम दृष्टि को सरल शब्दों में समझें तो ये ऐसा है जैसे कोई सख्त टीचर दूर खड़ा होकर आप पर नजर रखे हुए हैं और आपके काम को प्रभावित कर रहा है। रामाराव जी के मामले में उनका 10वां भाव कमजोर था, सिर्फ 21 अंक। लेकिन शनि 11वें भाव में बैठा था जहां 35 मजबूत अंक थे। वहां से शनि ने एक चुंबक की तरह काम किया और अपने प्रभाव से कमजोर भाव को ऊपर खींच लिया। बिल्कुल, अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और 41 अंकों वाला छठा भाव उन्हें लड़ने की शक्ति देता था। तो एक भाव दूसरे को रेस्क्यू भी कर सकता है। अब तीसरी केस स्टडी पर आते हैं, जो काफी चौंकाने वाली है। राजीव गांधी का राजनीतिक सफर, जिसे स्रोत में एक क्वांटम जंप कहा गया है। स्रोत बताता है कि उनके 11वें भाव में पूरे 50 अंक थे। 50 अंक होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन 10वें भाव में केवल 31 अंक थे। यह असंतुलन क्या कहानी कहता है? जब 11 भाव में 50 अंक होते हैं तो ये एक झटके में मिलने वाली बेतहाशा सफलता और सत्ता के शिखर पर अचानक पहुंचने को दर्शाता है। लेकिन 10वें भाव के 31 अंक? प्रकृति असंतुलन पसंद नहीं करती। अंकों का इतना बड़ा गैप भारी अस्थिरता लाता है। 10वें भाव के 31 अंक उस 50 अंक वाले भाव का भार लंबे समय तक नहीं सह सके। इसी वजह से उन्हें अचानक उदय मिला और फिर तेजी से पतन का सामना करना पड़ा। ऊर्जा का समान वितरण जीवन को लंबी रेस का घोड़ा बनाता है, जबकि ऐसे एक्सट्रीम स्पाइक्स सिर्फ तेज झटके देते हैं। यह अस्थिरता डरावनी हो सकती है। अब चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां कुछ विशिष्ट नियम हैं। एक रोचक नियम वैवाहिक जीवन को लेकर है। यह नियम रिश्तों की खींचतान को खूबसूरती से पकड़ता है। लगन और 7वें भाव के अंकों की तुलना। जिसके पास भी ज्यादा अंक होंगे रिश्ते में, उसी की चलेगी, यानी नियंत्रण उसी के पास होगा। और चेतावनी यह है कि लगन से 8वें और 7वें भाव के अंक हमेशा कम होने चाहिए, वरना बाहरी संकट हावी हो जाते हैं। इसके अलावा स्रोत में मानसागरी नाम के ग्रंथ का जिक्र है, जिसमें कुछ विशेष अंकों के सटीक परिणाम दिए गए हैं। जैसे 14 अंक मतलब पीड़ा या डर, 24 अंक मतलब अचानक धन की हानि, 28 अंक जो कि औसत है, उसका मतलब है पैसा मिलेगा
लेकिन इंसान असंतुष्ट रहेगा। और 30 अंक को शुभ माना गया है। लेकिन सबसे ऊपर है 48 या उससे अधिक अंक। ये क्या दर्शाता है? 48 या अधिक अंक होना ऊर्जा के अपने चरम और सबसे शुद्ध रूप में होने का प्रतीक है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिकता और दयालुता के सर्वोच्च स्तर पर ले जाता है। ये पूरी चर्चा साबित करती है कि सर्वाष्टक वर्ग ऊर्जा के वितरण का एक जटिल ब्लूप्रिंट है। ये हमें एक गहरे आत्मविश्लेषण की ओर ले जाता है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। जीवन को मेहनत बनाम फल के पैमानों पर तौलना हमें ये देखने में मदद करता है कि हम अपनी ऊर्जा का निवेश कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, अपनी खुद की ऊर्जा के पैटर्न को समझना ही शायद सबसे बड़ी सफलता है। एकदम सही। अब जब हम इस अध्याय के अंत में आ गए हैं, तो मैं एक ऐसे विचार के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहती हूँ जो सोचने के कई नए दरवाजे खोल दे। बताइए। हमने शुरुआत में बात की थी कि ब्रह्मांड ने कुल 337 अंक तय कर रखे हैं। जी। ये अंक फिक्स्ड है, इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता। जी, 337 की सीमा है। अब जरा सोचिए, अगर आपके 337 अंकों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक ही भाव में चला जाता है, मान लीजिए करियर या धन के भाव में 50 अंक मिल जाते हैं, तो साधारण गणित कहता है कि किसी दूसरे भाव में अंकों की भारी कमी हो जाएगी। बिल्कुल, शायद स्वास्थ्य के भाव में या रिश्तों के भाव में। तो क्या प्राचीन काल का ये गणितीय नियम हमें जीवन का एक बहुत ही कठोर सच बता रहा है कि सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता? हाँ। क्या ये हमें बता रहा है कि एक ही जीवन में इंसान को सच में सब कुछ एक साथ कभी नहीं मिल सकता? क्या जिसे हम परफेक्ट लाइफ कहते हैं वो महज एक भ्रम है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या दुनिया की हर बड़ी सफलता की कीमत जीवन की किसी दूसरे हिस्से को कमजोर होकर चुकानी ही पड़ती है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।